कर्म फल हेतु माते संगो कवि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आज का सूप है राजेश वेजिटेबल स्पेशल सूप। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। कैसा है? बहुत अच्छा है। इस तरह मेरी तरफ देख क्या रही है? राजेश, तुम भी बड़े अजीब हो। मैं अजीब हूं? वो कैसे? देखो ना, तुमने अस्पताल के सारे नर्सेस का काम ही छीन लिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, दिन रात की सेवा, इतना बड़ा कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। प्रगति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रगति, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, तो तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए ही कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के लिए कर रहा हूं। राजेश, क्या तुम जानते हो इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? कि अगर मैं ठीक होकर वापस घर चली गई तो तुम्हारे इस प्यार का रूप मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। और अगर तुम्हारा ये रूप मैं दोबारा देखना चाहती हूँ तो फिर मुझे किसी न किसी तरह एक बार फिर अस्पताल में आना पड़ेगा। प्रगति, ऐसी बात दोबारा अपनी जुबान पर कभी मत लाना। प्रगति, शायद तुम नहीं जानती कि जिस तरह धीरे धीरे तुम्हारी सेहत लौट कर वापस आ रही है, ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी भी लौट कर आ रही है। बस ये समझ लो कि एक जिंदा लाश बन गया था मैं, जिसमें अब जान लौट रही है। मेरी दिल की धड़कनें जिन्होंने धड़कना बंद कर दिया था, आज फिर से धड़कने लगी। राजेश, आई एम सॉरी। मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी। प्लीज मेरे लिए मुस्कुराओ। अरे रूपा, तुम? भाभी देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। अरे मनाली। प्रगति। प्रगति, तुम्हें सेहत बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मनाली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब ये बच्चा तुम्हारी गोदी में खेलेगा। अच्छा, ये तो बताओ कि तुमने बच्चे का नाम क्या रखा है? प्रगति, ये बच्चा अभी बेनाम है, क्योंकि इस बच्चे पर जिसका अधिकार है
वो ही उसका नाम रखेगा और मुझे उस शख्स का इंतजार है। मनाली, इसका मतलब है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और तब से तुमने बच्चे का नाम भी नहीं रखा। कहा तो था मैंने, इसका नाम सिर्फ तुम रखोगी। ये बात है। राजेश, तुम डॉक्टर अनिल से इजाजत लो। मैं कब यहाँ से जा सकूंगी और कब बच्चे का नामकरण संस्कार कर पाऊंगी? ठीक है, मैं अनिल से बात कर। अनिल से बात कर लूंगा। नहीं, अभी इसी वक्त पूछो उससे। ठीक है। रूपा, तिवारी का क्या? भाभी तुम फिक्र मत करो, वो जल्द पकड़ा जाएगा। रूपा, जितनी जल्दी ये हो सके उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब तक तिवारी पकड़ा नहीं जाता मनाली और इस बच्चे के सर पर खतरे मंडलाते रहेंगे। तिवारी की ताकत के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनका कुछ करना फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता हमें ढूंढना चाहिए जहां से मनाली चैन की सांस ले सके। भाभी हम रात दिन यही कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर रूपा, आपका फोन आया है। भाभी मैं अभी आई। मनाली, जब तक इस बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं होता पुकारने के लिए कोई तो नाम होना चाहिए। तो क्या नाम सोचा है? किस नाम से पुकारती? जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम इसे विजय कहकर पुकारेंगे। सुना तुमने, अब तुम्हारा नाम विजय है। हेलो, कौन? हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम से बात कर सकती हूँ? वो यहाँ पर नहीं है। कौन बोल रहा है? मैं प्रमोदनी बोल रही हूँ। प्रमोदनी, मैं रूपा हूँ। रूपा जी, इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है? क्या बात है? देखिए, मुझे बहुत ही खास खबर उनको बतानी है। वो ये कि अस्पताल के हादसे के बाद तिवारी और जगताप एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये समझ लीजिए कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। उनमें कभी भी खूनी टकराव हो सकता है और ये टकराव होगा ग्रोवर के गेस्ट हाउस में। प्रमोदनी, इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। और हाँ, तुम अपना खास तौर पर ध्यान रखो, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा शातिर है और अगर उन्हें तुम पर जरा भी शक हो गया ना तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। रूपा जी, आपका इतना ही कहना काफी है। अब मेरी जिंदगी को नहीं, उनकी जिंदगी को खतरा है एक दूसरे से। देखिए, आप ये खबर इंस्पेक्टर विक्रम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके। ग्रोवर का गेस्ट हाउस? हाँ, ग्रोवर का गेस्ट हाउस। और विक्रम, मैंने ये भी पता लगा लिया है कि वो गेस्ट हाउस किसी और के नाम से है। वो तो ठीक है, मगर रूपा परेशानी की बात तो सिर्फ ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो दोनों वहां पर कब मिलेंगे? विक्रम, परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि प्रमोदनी को हर खबर मिलती रहेगी और वो हमें किसी भी हालत में इन्फॉर्म कर देगी। तो फिर हमें कुछ दिनों के लिए उस गेस्ट हाउस के आसपास अपना डेरा डालना होगा, मगर बड़ी सावधानी के साथ। रूपा, जगताप और तिवारी हम में से किसी के भी साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं करेंगे, और अब ये समझ लो कि वो रियायत हमें भी उनके साथ नहीं करनी है। इसलिए उनमें से जो कोई भी दिखाई दे उसे देखते ही फौरन गोली मार दो, बस। अब इसके सिवाय दूसरा कोई इलाज भी नहीं रहा हमारे पास। ओके? ओके। तो फिर चलने की तैयारी करें। विक्रम, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात कहूं। कहो। हम वहां जाने से पहले 7 फेरे ले लेते हैं। 7 फेरे? हाँ, 7 फेरे। देखो, अगर उस खतरनाक ऑपरेशन में मुझे या तुम्हें या फिर हम दोनों को कुछ हो गया तो हमारी आत्मा एक कुंवारी रह जाएगी ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मरने से पहले मैं तुम्हारी इस मांग को अपने खून से भरूंगा, ठीक है?
वाह, थैंक यू। मैं यही सुनना चाहती थी। अब तुम एक वीर पत्नी के पति बनने के लायक हो। अगर तुम्हारी ये बकवास खत्म हो गई हो तो हम यहाँ से चलें? हाँ, चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोमी। विनोद साहब, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूं। किस बात की मुबारकबाद? प्रगति की अच्छी होने की। तो मैं क्या करूं? गाऊं, नाचूं, झूमूं या फिर तालियां बजाऊं? हाँ? रोमी, रोमी, तुम जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो ना, उन्हीं लोगों के साथ इस तरह की बातें किया करो। मेरे साथ फ्री होने की जुर्रत मत करना। विनोद साहब, आप तो खामखा नाराज हो गए। मिस्टर रोमी बहल, निकी ने तुम्हें यहां मुलाजिम रखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारे सर पर बैठकर नाचो। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर रोमी बहल, जब भी मुझसे बात करो तो यह सोचकर बात किया करो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरे नौकर। अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करना रोमी। नहीं सर, मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला हूं। हाँ, अगर आपको मेरा अंदाज अच्छा ना लगा हो तो आई एम सॉरी। सर, मैं तो आपका वेल विशर हूं। आपके दुश्मनों की खुशी की कोई भी खबर जितनी बुरी आपको लगती है, उतनी बुरी मुझे भी लगती है। दरअसल मैं आपको खबरदार करने आया हूं साहब। प्रगति अच्छी हो गई है। इस हादसे ने उसमें एक नया जोश भर दिया है और अब वो आंधी बनकर आप पर टूट पड़ने की कोशिश करेगी। मिस्टर रोमी बहल, हम इतने कमजोर नहीं हैं। अगर उसने हम पर टूटने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी बदतर होगा जो अभी हुआ था। और एक बात याद रखना रोमी, किस्मत रोज रोज किसी का साथ नहीं देती। सुनो, बोलो। अरे ये सब बंद करो और अपना सामान बांधो। हमारे को मायके भेजने का इरादा है का? ओहो, तुम जब भी बोलोगी बिना सर पैर की बात बोलोगी। क्या रखा है तुम्हारे मायके में? अरे जब से तुम्हारा के ब्याह के लाया हो ना वहां से, वहां 17 साल के 12 महीने अकाल ही पड़ा हुआ है। हाँ, भूखे मर रहे थे ना वहाँ, जो तुम बड़े दानवीर होकर हमारे पर दया खाकर हमें ब्याह कर ले आए। अच्छा चुप करो, अब ज्यादा बात ना बढ़ाओ, नहीं तो जो कहने आया हूँ भुला जाऊंगा। क्या कहने आए हो? अरे हम ही कहने आया हूँ कि नई कंपनी ने हमारा के क्वार्टर भी दे दिया है, हाँ, रहने के लिए। क्या कह रहे हो? अरे जल्दी जल्दी अब तुम अपना सामान बांधो और छोड़ो इसे नरक को। हाँ, तुम इस जगह को नरक कह रहे हो? लो बोलो, अब इसको नरक नहीं कहें, क्या स्वर्ग कहें? इस जगह को नरक कहते हुए तुम्हारे को लाज नहीं आई? या लाज शर्म बेचकर खा चुके? अरे जब हमारे पास कोई आसरा नहीं था तो इस जगह ने हमको आसरा दिया। जब तुमको काम नहीं जानते तो प्रगति ने तुम्हारे को काम दिया और इसी कामगार नगर में काम करते करते तुम बड़े मुकादम बने और आज इतने दिन रहकर इस जगह को तुम नरक कह रहे हो। अरे मूर्ख औरत, बंद कर अपनी जुबान के। मैंने इस जगह को मुफ्त में नहीं हथियाया है, अपना खून पसीना बहाया है, फोकट में नहीं दिया किसी ने हमरा के। क्या मिला हमारी मेहनत का? क्या मिला? जो सिर्फ सूखी पगार, जोने से हम अपना गुजारा भी ठीक ठाक से नहीं कर सकते। अरे अपनी जान के मार मार के दिया हूं मैं यहाँ। हाँ, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के लोग का तुम्हें सोने का निवाला खिलाएंगे, चांदी के झूले में झुलाएंगे का? अच्छा बंद करो तुम अपनी ये चली कटी बात और सुनो, जल्दी जल्दी सामान समेटो और चलो हमारे साथ। और न चाहे तो? ना चाहे तो तुम मरो यहाँ, हम अकेले ही चले जाएंगे। हाँ, हमारे को मार के जाएंगे ना, तो जाओ, हम भी नहीं आते तुम्हारे साथ। सुनो, तुम नहीं चल रही हो हमारे साथ? हाँ, नहीं चले। ठीक है, तुम ना चलो हमारे साथ, हम अकेले ही जाऊंगा, अपना सामान लेके जाता हूँ। ठीक है? हाँ जाओ, अब तो हम यही रहेंगे
अब तक तय रहेंगे जब प्रगति हमें आकर हमारे को निकाल न दे। अब तो जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ। भाभी, नहीं मिले ना, हम तो जानती थी कि वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। पता नहीं कहाँ पड़ा होगा नशा करके। हम तो पहले ही कहती थी। हम तो गए थे भाभी उसे देखने वहां, मगर वहां खोली पर ताला पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों से पता चला कि वो काफी दिनों से वहां से चला गया है। मेरे तो कोई समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। भाभी जी, अगर राम दुलारे भैया नहीं आए तो तुम्हारे व्रत का क्या होगा? अरे आनंद भैया, काहे को चिंता करते हो मेरे व्रत की? कुछ नहीं होगा, हम तो उनके बिना भी पूजा कर लेंगे। खैर मेरी छोड़ो। अंजू ये बताओ, तुमने व्रत रखा है कि नहीं? हाँ, मैंने। अंजू माना कि आनंद भैया के साथ तुम्हारे 7 फेरे नहीं लगे, मगर अपने मन से तो तुमने इसे अपना पति मान लिया ना। अब ये तुम्हारा पति हुआ कि नहीं? अब हमारी ये परंपरा है कि ऐसी लड़कियां भी व्रत रखती है। भाभी जी, अभी तुम्हारी बातें सुनकर अब मेरी समझ में आ गया कि इसने भी व्रत रखा हुआ है, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए इसने खाना नहीं खाया है। आनंद भैया, आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम जानती हूँ यह हद किसकी है। अब तुम लोग जाओ, मेरा व्रत पूरा हो गया। वो आ गए। राम दुलारे भैया आ गए? हाँ, आ गए, मगर हमसे आंख मिलाने में झिझक रहे हैं, इसलिए अंदर नहीं आ रहे। हम जाकर उनकी झिझक मिटाती हूँ। बेचारे शर्म के मारे बाहर खड़े हैं। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। हाँ, मगर इस तरह से जाना जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं है, वरना तुम लोग को देखकर वो भाग जाएंगे और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अच्छा भाभी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? हाँ भाभी। जानती हूँ कि तुम आ गए हो। हम बाहर आकर तुम्हें अंदर ला सकती हूँ, मगर हम बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि ये चौखट छोड़कर तुम ही गए थे, हम नहीं। और हम जाते भी तो कहाँ जाते, क्योंकि जिन लोगों ने हमने तुम्हारे साथ 7 फेरे करवाए थे, हमारी माँ, हमारे बाप, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए अब तुम्हें जो करना है करो। अब तो हमारा जीना भी यही है और मरना भी यही है। राधा, राधा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हमने बहुत बड़ी भूल की है, हमारा के माफ कर दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे हम तुमसे लड़ाई कर सकती हूँ, तुमसे बातचीत बंद कर सकती हूँ, अरे तुम्हारे बराबर खड़ी रह के अभिमान भी कर सकती हूँ, मगर हम एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। हम अपने पति को अपने से छोटा नहीं कर सकती। तुम आ गए, हमरे पर बहुत बड़ा उपकार हुआ। अब हमें अपना धर्म पूरा कर लेने दो। पुराने लोगों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे गहरा रहस्य है, और वो रहस्य आज हमारी समझ में आया। हम तुम्हारे कसूरवार हैं, लेकिन तुम ये मत समझो कि हम खुद चलकर यहां आया हूं। तो और कौन लाया तुम्हारे को? कोई नहीं, हम प्रगति बहन से माफी मांगने गया था, उनके चरणों में गिरकर अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने गया था। उस देवी ने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम उनका के वचन देकर आया हूं कि हम वापस तुम्हारे पास जाऊंगा।
अब कुछ और मत कहियो। जब तुमने प्रगति से माफी मांग ली, अब और किसी से माफी मांगने की दरकार नहीं है। अब हम अपनी पूजा पूरी कर लेते हैं। Good morning, ma'am. Can I come in? आओ करण। How's the day today? अच्छा है, बैठो। Thank you so much. करण, सबसे पहले तो तुम ये मैम बोलना बंद करो। देखिए, ये ऑफिस है, यहाँ पर या तो मैं आपको मैम कह सकता हूँ या बॉस। हाँ, आपको भाभी भी कह सकता हूँ। ठीक है, भाभी को। ऑलराइट। तो बताइए भाभी, आपने मुझे याद कैसे किया? करण, मुझे रोमी ने बताया कि वो वर्कर जो तुम्हारे साथ आया था प्रगति क्रिएशन से, मिस्टर राम दुलारे, तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया? हाँ, मुझे तो वही बताया गया है। भाभी, मैंने वही किया जो मेरे मालिक ने मुझसे कहा, मेरे बॉस ने मुझसे कहा, विनोद भाई ने मुझसे कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उस आदमी को फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए, जो मैंने किया। मैंने तो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन किया। विनोद ने ऐसा किया। उसने ये करके मेरे सारे प्लान चौपट कर दिए और उसने प्रगति के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। लेकिन करण, तुमने तो अक्कल की, कम से कम तुम तो मुझसे पूछ सकते थे। भाभी, उस वक्त अगर मैं आपसे सलाह मशवरा लेता तो शायद विनोद भाई को मुझ पर शक हो सकता था। तुम्हारी नीयत पर शक? हाँ भाभी, क्योंकि विनोद भाई ने राम दुलारे को अपनी आंखों से उस हॉस्पिटल में जाते हुए देखा जहां पर प्रगति दाखिल थी। उन्हें ऐसा लगा कि प्रगति और राम दुलारे दोनों मिले हुए हैं। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।